नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी, जो कि ITBP कांस्टेबल की वैकेंसी है। तो आगे बढ़ने से पहले और इसके डिटेल्स जानने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे हो जाएँ। क्योंकि दोस्तों आज बहुत अधिक गर्मी है और मुझे बहुत अधिक गर्मी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि बरसात नहीं हो रहा है और साथ साथ बादल भी लगा हुआ है, तो इसलिए उमस बहुत अधिक है। तो कृपया करके हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के इस वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी निकली है वो ITBP यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है। एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी है। एनिमल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं सारी डिटेल्स आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, जिसमें सब कुछ डिटेल्स उसमें रहेंगे कि इनका काम क्या होता है और क्या क्या करना रहता है। उन तमाम जानकारी को हम लेकर अगले वीडियो में आएंगे। इस फॉर्म के बारे में बताऊं तो ये जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा वह 29 अगस्त 2022 से प्रारंभ हो जाएगा यह फॉर्म भरना, यानी कि 29 अगस्त 2022 से आप 27 सितंबर 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं। अमूमन 1 महीने का आप लोग को समय दिया जाएगा इसके फॉर्म को भरने के लिए। टोटल वैकेंसीज़ की यदि मैं बात करूं तो 52 टोटल वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 44 वैकेंसी आई हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी को फीमेल्स भी डाल सकती हैं, उनके लिए अलग से 8 वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 21,700 से लेके 69,100 रुपये इसका पे स्केल है, यानी कि जो कि सामान्य रूप से जो एक GD यानी कि कांस्टेबल GD की जो सैलरी होती है वही सैलरी इन्हें भी मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें बस सामान्य रूप से हाई स्कूल मांग रहा है। हाई स्कूल या फिर उसके इक्विवेलेंट, उसके समकक्ष यदि आपने परीक्षा कोई पास किया है तो आप इसके फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें जो मांगा है वो 18 से 25 साल मांगा है, यानी कि आप 18 साल से कम नहीं होने चाहिए और 25 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। और कब से इसकी गणना की जाएगी, इस एज की जो गणना की जाएगी वह 27 सितंबर 2022 से की जाएगी, यानी कि इसके अंतिम दिन से फॉर्म भरने के। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जन्म है वह 28 सितंबर 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए और 27 सितंबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। यदि इस दिन या फिर इसके पहले या फिर इस दिन या इसके बाद में आपकी जन्म हुई है तो आप इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। इसमें देखिए SC और ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट भी मिलेगी। जैसा कि हर पेपर में आप लोगों को, हर एग्ज़ाम में आप लोगों को छूट मिलता है, तो SC और ST कैंडिडेट को इसमें 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि वह 18 से 30 साल के हैं, उसके अंदर हैं, तो भी इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पे OBC कैंडिडेट्स के लिए कोई छूट नहीं है, क्योंकि OBC कैंडिडेट्स के लिए कोई वैकेंसी इसमें नहीं आई है। इसमें सामान्य रूप से जनरल वैकेंसी है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और उसके बाद EWS वालों का है, और फिर कुछ SC और कुछ ST कैंडिडेट्स के लिए है। लेकिन OBC की इसमें कोई वैकेंसी रिजर्व नहीं है, इसलिए इन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी। और ये जो मुख्य रूप से OBC होंगे इन्हें मतलब ये फॉर्म तो डाल सकते हैं, लेकिन ये एक एज ए जनरल कैंडिडेट के रूप में ही फॉर्म डालेंगे। ऐसा नहीं है कि फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, OBC कैंडिडेट्स भी फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उनकी गणना जो होगी वह एज ए जनरल कैंडिडेट ही होगी। तो मैं बता दिया कि इसमें एज लिमिट आप लोग को पता चल गया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ीस जो इसका लगेगा वह 100 रुपये मात्र है, और वो भी केवल जनरल, OBC और EWS मेल कैंडिडेट्स को देना है। फीमेल कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी से संबंध रखती हैं तो उन्हें फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल मेल कैंडिडेट्स ही जनरल, OBC और EWS वाले केवल देंगे, अन्यथा SC ST हो गया, ये लोग, इन लोगों को फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात करते हैं सबसे मुख्य पहलू पे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। तो ये पूरा लगभग 3 फेज़ में इसके सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले फेज़ 1 में आप लोगों का सबसे पहले PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिर इसी फेज़ में दूसरा PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। PET में सामान्य रूप से आप लोगों के जो दौड़ होते हैं और फिर जो ऊंची कूद होती है, ये सभी चीज़ें होती हैं इसमें। इसके बारे में सभी चीज़ें आप लोगों की PET में हो जाएगी, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप लोगों के हाइट और चेस्ट की मपनी कर दी जाएगी। इसके बारे में भी मैं बता दूंगा कि डिटेल क्या है इसका। उसके बाद सेकेंड फेज़ की बात करूँ तो सेकेंड फेज़ में आप लोगों का एक रिटन टेस्ट होगा, जो कि 100 नंबर का होगा। ये मुख्य रूप से MCQ टाइप्स का होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस होगा।
मल्टीपल चॉइस होगा, यानी कि एक प्रश्न रहेगा और 4 उसके उत्तर रहेंगे। 100 नंबर का ये पेपर होगा। उसके बाद आप लोगों का एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के बाद फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आप लोगों का जाके इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं हम पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, यानी कि दौड़ में क्या क्या मांग रहा है और क्या क्या करना होगा आप लोगों को, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये आप लोगों के स्क्रीन पे प्रदर्शित होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि फ़ेज़ 1 में जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी जो है, इसमें जो सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है। तो मेल कैंडिडेट्स में इसमें 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का इन्हें रेस दौड़ना होगा, जो कि 7.5 मिनट में इन्हें कंप्लीट करना होगा। और फिर इनको लॉन्ग जंप कूदना है, जो कि 11 फीट इन्हें लॉन्ग जंप कूदना है और 3 चांस मिलेगा इन्हें। 3 चांस में से किसी एक चांस में भी यदि कूद जाएंगे तो ये क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं हाई जंप की बात करें तो इन्हें 3.5 फीट हाई जंप कूदना है और 3 चांस इसमें भी इन्हें मिलेंगे। वहीं हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर का दौड़ पूरा करना होगा, जो कि 4 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होगा, यानी कि 4.45 मिनट में इन्हें पूरा करना होगा 800 मीटर का दौड़। वहीं लॉन्ग जंप की बात करें तो इन्हें 9 फीट कूदना होगा, 3 चांस इन्हें भी मिलेगा। और हाई जंप इन्हें 3 फीट कूदना होगा और 3 चांस इसमें भी मिलेगा। तो ये हो गया इनका इन लोगों का यानी कि कांस्टेबल के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं पीएसटी की, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, इसमें देखिए मुख्य रूप से 2-3 चीज़ें मापी जाती हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि यहाँ पे देखिए फॉर अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन्ड बिलो, यानी कि जो नीचे दिए हुए हैं उन्हें छोड़कर जो सामान्य अभ्यर्थी का जो इसमें हाइट मांगा जाता है वह मेल का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम और फीमेल का 157 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होना चाहिए। इससे कम यदि हैं तो छट जाएंगे इसमें। और वहीं मैं बात करूं चेस्ट की, सामान्य पुरुषों के अभ्यर्थियों की चेस्ट की बात करूं तो सामान्य अवस्था में इनकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर से ऊपर फुलाव इनका आना चाहिए। वहीं मैं महिला कैंडिडेट की बात करूं तो महिला कैंडिडेट में यहाँ पे देखिए चेस्ट की मपनी नहीं की जाती है, ये केवल पुरुषों के लिए है। वहीं मैं बात करूं इस कैटेगरी की, यानी कि जो हिलीज़ एरिया के कैटेगरीज़ के संदर्भ में, यानी कि गढ़वालीज़ हैं, कुमायूनीज़ हैं, गोरखाज़ हैं, डोगराज़ हैं, मराठीज़ हैं, ऐसे कैंडिडेट जो हैं जो हिली एरिया से संबंध रखते हैं, उनकी जो हाइट मांगी जा रही है वह 165 सेंटीमीटर पुरुषों की मांगी जा रही है न्यूनतम और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर मांगी जा रही है। वहीं चेस्ट की बात करें पुरुषों के चेस्ट की, यानी कि जो मुख्य रूप से हिली एरियाज के जो पुरुष हैं उनके लिए जो चेस्ट है वह न्यूनतम 78 सेंटीमीटर का होना चाहिए बिना फुलाव के, और फुलाव के बाद 83 सेंटीमीटर का होना चाहिए उनका चेस्ट, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव इन्हें भी चाहिए। वहीं मैं बात करूं जो तीसरी कैटेगरी है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो न्यूनतम हाइट चाहिए पुरुषों की वह 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं चेस्ट की बात करूं पुरुषों की तो यहाँ पे 76 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव इनका भी मापा जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव इन्हें भी चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों हमारा ये पीईटी और पीएसटी। आशा करता हूँ कि लोग समझ गए होंगे अलग अलग कैटेगरी की इसमें बताई गई है कि कैसे कैसे है। यदि किसी प्रकार की कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट बॉक्स तो खुला ही आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ अब फेज़ सेकंड की। तो फेज़ सेकंड में आप लोग का रिटन एग्जामिनेशन होगा और इसमें अभी ये बताया नहीं गया है कि ये रिटन एग्जामिनेशन आप लोगों का ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, दोनों में से हो सकता है कुछ भी, चाहे आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो चाहे आप लोग का ऑफलाइन एमसीक्यूज टाइप का जो कि OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होता है उस प्रकार का भी हो सकता है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन का इसमें क्या कह रहा है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिटन एग्ज़ाम के बारे में यहाँ बताया गया है कि 100 नंबर का ये पेपर होगा आप लोगों का, जो कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे इसमें और जो कि कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और OMR बेस्ड भी, यानी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकता है, यह भी निर्धारित नहीं किया गया है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के और 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि आप लोगों को पर्याप्त समय मिल रहा है क्वेश्चन को करने के लिए। 100 क्वेश्चन मात्र रहेंगे और 2 घंटे का समय रहेगा आप लोगों को और मिनिमम मार्क्स इसका 100 नंबर का होगा, आप लोग को पता ही है। और सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के प्रश्न आएंगे, 25 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के। उसके बाद मैथमेटिक्स के प्रश्न रहेंगे 25 नंबर के रहेंगे वो भी, और आप लोग के रीजनिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न रहेंगे जो कि 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के रहेंगे, और बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स इंग्लिश और हिंदी के 25 प्रश्न आएंगे, दोनों मिक्स हो सकता है कि दोनों मिक्स आएँ।
तो इसके जो प्रश्न रहेंगे वो 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर के रहेंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का यह पेपर आप लोगों का होगा। फिर दोस्तों आप लोग का जब रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाएगा, रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आप लोग का एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, यानी कि जितने अभ्यर्थियों की आवश्यकता होगी उस हिसाब से मेरिट लिस्ट जारी होगा। और उसके बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपके दस्तावेजों की जांच होगी, जो भी दस्तावेज इसमें मांगे गए हैं, या फिर आप आरक्षण के पात्र हैं तो ये सभी चीज़ें, सभी दस्तावेज आप लोग को यहाँ पे दिखाना होगा। और उसके बाद आप लोग का डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन कर लिया जाएगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फिर आप लोग का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। दोस्तों अगली वीडियो में हम एनिमल ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में सभी जानकारी देंगे, जो भी कन्फ्यूजन है इसमें, इससे संबंधित सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि किस प्रकार की कांस्टेबल की भर्ती है, क्या इसमें जानवरों को चराना है या फिर जानवरों को गाड़ी में भर के कहीं लेके जाना है या फिर जानवरों पे बैठ के घूमना है, इसकी सभी जानकारी मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को जानकारी समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराने में हमारी मदद करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।